हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से क्वेश्चन बैंक की एक सीरीज़ दी जा रही है जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होगी और 10th और 12th क्लास के लिए होगी। इससे पहले एक और हमने सीरीज़ दे करके रखी हुई है परीक्षा बोध की, जो हमने 2023 वाली दे करके रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो पहले उसको देख लेना। ये 2023 वाले सेशन की हम लोग सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन ले करके आए हैं। तो ये इस जो क्वेश्चन बैंक में हम देखने वाले हैं वो हिंदी मीडियम की भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स क्लास 12th का देखने वाले हैं। अगर आप ऊपर जाओगे तो ऐसा आप देखोगे, इसमें नीचे लिखा हुआ है कि जो फिजिक्स का पेपर है उसमें 19 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 70 मार्क्स का होगा और 28 मार्क्स के इसके ऑब्जेक्टिव आएंगे। बाकी के जो 15 क्वेश्चन और हैं वो होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल ये 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पे हम लोग फोकस कर रहे हैं और जितना ज़्यादा आप लोग कमेंट करोगे तो फिर 2-2, 3-3 और 4-4, 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपको बता देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर जैसे ही आप बलास्ट कोचिंग क्लासेस सर्च करोगे और जो आपको पहली लिंक आएगी गूगल पे, उस पर आपको जाना है और सबसे फुटर में आओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 12वीं भौतिक विज्ञान। इसको आपको ओपन कर लेना है, या फिर अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो 12th फिजिक्स पे चले जाना है। यहाँ पे जाकर के आप देखोगे तो ये जो पीडीएफ है आपको, ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, आईएमपी क्वेश्चंस वगैरह सारी चीज़ें आपको यहीं से मिल जाएंगी। ठीक है, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पे 10.6 के सब्सक्राइबर हैं। आपको भी इसको सब्सक्राइब कर लेना है। जब आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे तो हमने 10th क्लास के लिए परीक्षा बोध की प्लेलिस्ट दे करके रखी है, 12th क्लास भी परीक्षा बोध 2023 की प्लेलिस्ट दे करके रखी है। ऐसी आपको क्वेश्चन बैंक की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपको कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम लोग वो सारा डालने का ट्राई करेंगे। हम देख रहे हैं भौतिक शास्त्र कक्षा 12वीं का। तो पहला चैप्टर है हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके केवल ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम। तो पहला है सही विकल्प चुनिए। ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा? F इक्वल टू होता है क्यू ई। ठीक है, जो हमारा E इक्वल टू होता है वो होता है F अपॉन में Q। तो इस हिसाब से F इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q मल्टीप्लाई E। तो इसका आंसर है सी। उसके बाद में नेक्स्ट है सेकंड, किसी बिंदु आवेश से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये किसके अनुक्रमानुपाती होता है? 1 अपॉन में आर स्क्वायर के। क्योंकि जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1 अपॉन में 4πε0 और साथ में Q अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है 1 अपॉन में आर स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड, एक खोखले गोले के अंदर विद्युत द्विध्रुव रखा है, गोले से संबंध विद्युत फ्लक्स होगा। तो गोले से संबंधित विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो ये हो जाएगा 0। चौथा है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 6.25 इंटू 10⁻18। ये गलत लिखा हुआ है, इसका आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻, ऊपर आएगा पावर में 18। ये 1008 नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, मुक्त आकाश का पराविद्युतांक यानी विद्युतशीलता का विमीय सूत्र होगा। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा? तो ये हो जाएगा M-1L3T4A2। उसके बाद में छठवां है किसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होगा। तो ये किसके अनुक्रमानुपाती होगा? तो ये होगा 1 अपॉन में आर क्यू के। क्योंकि विद्युत द्विध्रुव के लिए जो हमारा होता है वो P अपॉन में क्या आता है? आर क्यूब आता है। जैसे जो आप अक्षीय के लिए निकालोगे, निरक्षीय के लिए अक्षीय में 2p आ जाता है, निरक्षीय में फिर ये 2p नहीं आता है और आगे 1/4πε0। तो क्या आता है? 1 अपॉन में आर क्यूब के अनुक्रमानुपाती होगा। नेक्स्ट है सातवां, एक समान विद्युत क्षेत्र E में किसी द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा 180 कोण घुमाने में किया गया कार्य होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा PE। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां। तो आठवां है एक
प्रभाव पड़ता है? धारिता को श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है? उच्च विभव को अनेक संधारित्र पर विभाजित करना होता है। नेक्स्ट है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो ये सारे आपको करने हैं और कमेंट कर दोगे तो हम आपको बता देंगे। ये इसकी भी एक सेपरेट वीडियो दे देंगे, इसका सेकंड पार्ट। तो नेक्स्ट है हमारा थर्ड चैप्टर और तीसरा चैप्टर है हमारा विद्युत धारा। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा विद्युत धारा का। सही विकल्प चुनिए और ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? अर्धचालकों पर। दूसरा है अति चालक पदार्थ की चालकता होती है, तो ये कितनी होती है? अनंत। तीसरा है विद्युत सेल स्रोत है, तो विद्युत सेल किसका स्रोत है? तो ये विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, तो ये किसी तार की प्रतिरोधकता पर निर्भर करती है, तो ये किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान पर। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओम मीटर। छठवां है एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाता है, तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाता है? तो इसका आंसर आएगा 4 गुना। नेक्स्ट है सातवां विभव प्रवणता का एसआई मात्रक है, तो विभव प्रवणता का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका वोल्ट मीटर। आठवां है किसी चालक में विद्युत प्रवाह है, तो किसी चालक में विद्युत प्रवाह कितना? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या है? विद्युत प्रवाह है। नेक्स्ट है 10वां एम्पियर मात्रक है, तो एम्पियर हमारा किसका एसआई मात्रक है? तो ये विद्युत धारा का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है, तो इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो प्रतिरोध की यूनिट ओम होती है और आवेश की कूलाम और विद्युत धारा की एम्पियर, बस जो कंडक्टिविटी यानी चालकता होती है उसकी वोल्ट नहीं होती है, तो ये हमारा कैसा? गलत है। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो किसके सिद्धांत पर है? आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर। दूसरा है किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो किरचॉफ का दूसरा नियम किस पर है? ऊर्जा के संरक्षण पर। तीसरा है विद्युत धारा राशि है, तो विद्युत धारा हमारी कैसी राशि है? तो ये अदिश राशि है। चौथा है विद्युत धारा घनत्व राशि है, तो ये विद्युत धारा घनत्व कैसी राशि है? तो ये एक सदिश राशि है। पांचवा है अनुगमन वेग का मान लगभग मीटर से होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये कितना होता है? 10⁻⁴ मीटर पर सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है हमारा छठवां ताप बढ़ने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध जाता है, तो क्या होता है? घटता जाता है। सातवां है सेल के खुले परिपथ में उसके इलेक्ट्रोड के अधिकतम विभवांतर को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। आठवां क्वेश्चन है सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध जाता है, तो ये क्या होता है? बढ़ जाता है। उसके बाद में अगला है हमारा नाइन्थ, तो नाइन्थ है पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर है, तो ये क्या है? बढ़ता है। उसके बाद में अगला है एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए, तो इसका संबंध क्या है? अनुगमन वेग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? ई के होता है। अतः अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कैसा है? अनुक्रमानुपाती का संबंध है। दूसरा है एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुना कर दी जाती है, याद कीजिए उसका प्रतिरोध कितने गुना बढ़ जाएगा? तो उसका प्रतिरोध कितने गुना बढ़ जाएगा? तो इसका आंसर आएगा उसका प्रतिरोध 9 गुना बढ़ जाएगा। तीसरा है विभव प्रवणता का एसआई मात्रक क्या है? तो विभव प्रवणता का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट है चौथा व्हीटस्टोन सेतु कब सबसे अधिक सुग्राहित होता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? जबकि इसकी चारों भुजाओं में लगा प्रतिरोध कैसा हो? समान हो। नेक्स्ट है पांचवा अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो अनुगमन वेग होता है वो ताप का कैसा होता है? बढ़ाने पर बढ़ता है, यानी ये कैसा है? समानुपाती है। नेक्स्ट है छठवां किसी चालक का ताप बढ़ने पर उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग बढ़ता है, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगला है हमारा सातवां ताप बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघट्य की विद्युत चालकता किस प्रकार प्रभावित होती है? तो किस प्रकार होती है? ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। आठवां है ताप के तार की त्रिज्या आधी करने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी प्रतिरोधकता कैसी होती है? अप्रभावित होती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है? तो क्या है? दोनों अनुक्रमानुपाती हैं। जो अनुगमन वेग है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे? अनुक्रमानुपाती। 10वां है
किसी सेल के विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर उसके आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। और पहला है इसका ओम का नियम, तो ये हमारा किसको जाकर के मिलेगा? विभवांतर और धारा में संबंध। दूसरा है किरचॉफ का नियम, तो ये क्या है? विद्युत चालक, नहीं सॉरी, ये जाएगा जटिल विद्युत परिपथ। नेक्स्ट है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, तो ये क्या है? प्रतिरोध का मापन। इसके बाद में नेक्स्ट है कैम्बलिस ओस, तो इसका आंसर क्या होगा? यह अतिचालकता। पांचवा है हमारा साइमन, तो ये क्या आएगा? विद्युत चालकत्व। नेक्स्ट है चैप्टर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। इसका पहला क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें फर्स्ट है एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या उत्पन्न करता है? विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। दूसरा इसका हमारा धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो ये कितना होता है? तो ये कुंडली के तल के लंबवत होता है। तीसरा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल है, तो ये गतिमान आवेश पर कितना बल लगता है? F = QV × V वेक्टर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चौथा धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर बनता है, तो ये क्या बनता है? वोल्टमीटर। अगला है पांचवा एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में इसके समांतर प्रवेश करता है, तो कण का पथ कैसा होता है? तो ये कैसा होता है? सरल रेखा में। उसके बाद में नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटके धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होता है, जबकि लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के होता है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र के कैसे होता? लंबवत होता है। नेक्स्ट है दूसरा एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0। तीसरा है एक आदर्श वोल्टोमीटर का प्रतिरोध होता है, तो एक आदर्श वोल्टोमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत यानी इनफाइनाइट। चौथा है शंट को हमेशा क्रम में जोड़ते हैं, तो जो शंट होता है उसको हमेशा कैसे क्रम में जोड़ते हैं? तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। नेक्स्ट है पांचवा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, तो इस बल को हम लोग क्या कहते हैं? लॉरेंज फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है छठवां चुंबकनशीलता का एसआई मात्रक है, तो चुंबकनशीलता का एसआई मात्रक क्या है? N/में a²। ठीक है। उसके बाद में अगला है सेवंथ, तो सातवां है चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक है, तो चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो ये है N/में am। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आठवां चुंबकीय क्षेत्र एक राशि है, तो चुंबकीय क्षेत्र एक कैसी राशि है? तो ये सदिश राशि है। नेक्स्ट है इसके बाद में 9th नंबर का क्वेश्चन, तो यह है यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में किसी वेग से गति करता है, तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? कौन सा होता है? लॉरेंज फोर्स होता है। नेक्स्ट है 10th टेस्ला का मात्रक होता है, तो जो टेस्ला है वो हमारा किसका एसआई मात्रक है? चुंबकीय का। उसके बाद में नेक्स्ट है 11वां विद्युत परिपथ में अमीटर को में जोड़ते हैं, तो विद्युत परिपथ में अमीटर को कैसे जोड़ते हैं? ये सीरीज में जोड़ते हैं यानी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। नेक्स्ट है 12वां शंट के उपयोग से धारामापी की कम हो जाती है, तो धारामापी की क्या कम हो जाती है? तो इससे सुग्राहिता यानी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन चल कुंडली धारामापी में त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए ध्रुवों को बनाया जाता है, तो ये कैसा बनाया जाता है? त्रिज्यीय। नेक्स्ट है 14वां समान दिशा में धारावाही दो समांतर चालकों के मध्य बल प्रकृति का होता है, तो कैसा होता है? आकर्षण। नेक्स्ट है 15वां विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को में जोड़ते हैं, तो कैसे जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। और लास्ट है जब दो धारावाही समांतर तार में धारा विपरीत दिशा में है, तब वे एक दूसरे को करते हैं, तो क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। उसके बाद में अगला है चुंबकीय एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसका पहला है हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक लिखिए, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये होता है N/में एम्पियर मीटर यानी N/में am। नेक्स्ट है दूसरा दो समांतर चालकों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तब उनके मध्य लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी? तो उनके बीच की प्रकृति कैसी होगी? आकर्षण। तीसरा है धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान लिखिए, तो कितना होता है? तो ये होता है μ0/में 4π × 2πr/L/r, सॉरी 2πL/r, ये किसके बराबर होता है? b के।
नेक्स्ट है हमारा चौथा। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, 99 ओम प्रतिरोध की कुंडली वाले धारामापी में मुख्य धारा का 10% प्रवाहित करना है तो शंट का प्रतिरोध कितना होगा। तो जो हमारा शंट होगा उसका प्रतिरोध कितना होगा, तो ये आ जाएगा हमारा 11 ओम। ठीक है। उसके बाद में अगला है पांचवा, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर क्या है। तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर एक विश्लेषणात्मक तकनीक है जिसके द्वारा किसी मिश्रण में उपस्थित पृथक रासायनिक जातियों को पहले आयनिक करके आवेश किया जाता है और फिर उनके द्रव्यमान आवेश के अनुपात के आधार पर अलग अलग किया जाता है। नेक्स्ट है छठवां, धारामापी की कुंडली के बीच में नर्म लोहे का क्रोड क्यों रखा जाता है। तो ये क्यों रखा जाता है, क्योंकि नम लोहे की चुंबकनशीलता अधिक होती है तथा क्षेत्र त्रिज्यीय होने पर सहायता मिलती है। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में इसके समांतर प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा होता है। तो कण का पथ, आवेशित कण का पथ कैसा होता है, सरल रेखीय होता है, यह ऋजु रेखीय होता है। नेक्स्ट है आठवां, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल कब अधिकतम होता है। तो जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के कैसा होता है, लंबवत गति करता है, तभी कैसा होता है, अधिकतम होता है। नेक्स्ट है नाइन्थ, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस का नियम लिखिए। तो गॉस का नियम क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले नेट चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। नेक्स्ट है दसवां, किसी लंबे धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होगी। तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चालक के चारों ओर बंद वृत्त के रूप में होगी। ठीक है। तो ये हमारा चौथा चैप्टर था। उसके बाद में ये अति लघु त्रय प्रश्न है, ये सब आपको करना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो इसके बाद में अगला चैप्टर है हमारा फिफ्थ और पांचवा चैप्टर है। नेक्स्ट पांचवा चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एसआई पद्धति में ध्रुव प्राबल्य का मात्रक है। तो जो ध्रुव प्राबल्य है उसका मात्रक क्या है, एम्पियर मीटर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा दूसरा, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर गॉस के तुल्य होता है। तो ये कितना होता है, 10⁴ गॉस के तुल्य होता है। तीसरा है, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा की ओर से चुंबकीय अक्ष से अनुदिश होती है। तो इसका क्या है, दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर। उसके बाद में अगला है चौथा क्वेश्चन, अक्षीय स्थिति में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय अक्ष के अनुदिश की ओर होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, चुंबकीय अक्ष के समांतर चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की ओर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है पांचवा। तो पांचवा है, निरक्षीय स्थिति में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय अक्ष के अनुदिश की ओर होती है। तो इसका आंसर क्या है, चुंबकीय अक्ष के समांतर एन से एस की ओर होती है। अगला है हमारा छठवां क्वेश्चन, अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति की तुलना में चुंबक के मध्य बिंदु से उतनी ही दूरी पर चुंबकीय अक्ष की तीव्रता होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, कैसी होती है, 2 गुनी होती है। उसके बाद किसी भी प्रकार की वीडियो पीडीएफ और आईएमपी क्वेश्चनों के लिए आपको क्या करना है, गूगल के ऊपर जाना है और यहाँ पे सर्च करना है बलास्ट कोचिंग क्लासेस। आपको याद रखना, आपको इसी तरह से सर्च करना है, आप कोई दूसरी टर्मिनोलॉजी लेकर के सर्च कर लेना, पर आप डायरेक्ट यहाँ पे मत जाना। तो जैसे ही आप इसको सर्च करोगे तो जो आपकी पहली लिंक आएगी वो बलास्ट कोचिंग क्लासेस होम करके आएगी और इसको आपको क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो ये क्या होगा, हमारा जो वेबसाइट है वो खुल जाएगी और ये हमारी इस तरह से वेबसाइट है। जैसे ही आप इसको स्क्रॉल कराओगे ऊपर की तरफ लेकर के आओगे तो इसमें सारा चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये एक हमारा यहाँ पे टारगेट भी मिलेगा 500 के का, आपको इसको हमारा कराने में हेल्प करना है। अभी हम लोग 12th क्लास का फिजिक्स देख रहे हैं हिंदी मीडियम का। तो जैसे ही आप इधर आओगे तो यहाँ पे आपको 9th क्लास मिलेगी और ये 10th क्लास, और नीचे आओगे तो आपको इस तरफ 11th क्लास मिलेगी और इस तरफ 12th क्लास मिलेगी। अगर आप हिंदी मीडियम का देख रहे हो तो 12th का जो ये आपका हिंदी का भौतिक विज्ञान लिखा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका एक नया पेज ओपन होगा और जैसे ही नए पेज ओपन होगा तो आपको इसको स्क्रॉल कराते जाना और इसके स्टडी मटेरियल पे आ जाना। ठीक है, इस जैसे सारे सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही आप स्टडी मटेरियल के ऊपर आओगे और इस पर क्लिक करोगे तो आपका कुछ पेज इस तरह से खुलेगा। इसमें आपको एनसीईआरटी की बुक, कम किया गया सिलेबस ब्लूप्रिंट, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, टॉपर्स की कॉपी, मॉडल पेपर, प्रश्न बैंक, यूट्यूब पर जो भी वीडियो हो रही है उनकी पीडीएफ और आईएमपी क्वेश्चन फॉर बोर्ड के लिए मिल जाएगा। मैं आपको 2 चीज़ें दिखा देता हूँ। एक आईएमपी क्वेश्चन बोर्ड के लिए तो 1-1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव तो इसी वीडियो में करवा रहे हैं, 2, 3, 4 और 5 मार्क्स के ये सारे आईएमपी क्वेश्चन हैं। तो आप यहाँ से इनको पढ़ करके
तैयार कर सकते हो। अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इन सारे क्वेश्चनों के आंसर भी हम डाल देंगे। फिर उसके बाद में अगर आप दूसरा देखना चाहते हो यहाँ से, तो जैसे मेरे को जो क्वेश्चन बैंक है वो चाहिए, तो क्वेश्चन बैंक को आपको ये प्रश्न बैंक वाले इसमें और यहाँ पे यूट्यूब वाले PDF में इन दोनों जगह मिल जाएगा। अभी तो हम वीडियो बना रहे हैं तो डाला नहीं है। बहरहाल इसको देखेंगे तो आपको जो परीक्षा बोध है वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। जैसे आप इसको थोड़ा सा ओपन होने देना, तो वेट करोगे तो ये आपकी वीडियो है, ये यूट्यूब का सिंबल बन करके आ रहा, और थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाओगे तो ये आपकी PDF है। ठीक है, इस PDF को आप चाहो तो यहीं से देख करके पढ़ भी सकते हो, ये यहीं से स्क्रॉल हो जाएगी, और अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो ये यहीं से डाउनलोड भी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी आपको PDF वगैरह मिल जाएगी इस वीडियो की भी। और परीक्षा बोर्ड की वीडियो आपको ज़रूर देख लेना है। अगर आप यहाँ पे आकर के ये वीडियो देखोगे तो ज़्यादातर बच्चों ने हमको कमेंट करके बोला है कि सर यहाँ से एड्स वगैरह नहीं आते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अनुचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबकीय की ओर होते हैं तो ये क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। 8वां है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक होते हैं तो ये कैसे होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। नेक्स्ट है 9th, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है तो इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? धनात्मक कम होती है। उसके बाद में 10वां है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है तो इसकी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। उसके बाद में अगला है 11वें नंबर का, तो 11वें नंबर का है, किसी दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव की भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर क्षेत्र रेखाएं खींचने पर उदासीन बिंदु स्थित में प्राप्त होता है तो इसका आंसर क्या आएगा? अक्षीय। नेक्स्ट है 12वां, किसी दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक दक्षिण की ओर रखकर क्षेत्र रेखाएं खींचने पर उदासीन बिंदु स्थिति में प्राप्त होगा तो इसका आंसर क्या आएगा? निरक्षीय स्थिति में प्राप्त होगा। उसके बाद में अगला है, एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहला है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? चुंबकीय चुंबक की ध्रुव प्रबलता तथा उसी चुंबक की प्रभासी लंबाई के गुणनफल को चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, और N/A को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका SI मात्रक AM² होता है। इसके बाद में अगला है हमारा सेकंड क्वेश्चन, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या है? ML0T-2A-1। उसके बाद में नेक्स्ट है तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण निम्न है, तो जिसमें हमारा पहला गुण है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, और जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो जितनी ज़्यादा पास पास में होती हैं उतना ही क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से निकल करके कहाँ जाती हैं? साउथ की तरफ जाती हैं। ये इसके कुछ गुण थे। उसके बाद में नेक्स्ट है चौथा, किसी परिनालिका में एक कुंडली लिपटी है जिसके सिरों पर धारा की दिशा वामावर्त हो तो वहाँ कौन सा ध्रुव बनेगा? तो वहाँ पे कौन सा ध्रुव बनेगा? तो वहाँ पे N पोल बनेगा, यानी नॉर्थ ध्रुव बनेगा। उसके बाद में अगला है 5वां क्वेश्चन, तो 5वां है, एक चुंबकीय द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कब स्थायी संतुलन में होता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? चुंबकीय आघूर्ण M चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत होता है। 6वां है, एक चुंबकीय द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कब स्थायी संतुलन में होता है? तो ये कब होता है? जब चुंबकीय क्षेत्र आघूर्ण M चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर होता है। उसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, एक दंड चुंबक के दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो B बराबर होता है μ0/4π M/रूट के अंदर d² + L²। उसके बाद में अगला है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है इसके बाद में 6, और 6 चैप्टर है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सही विकल्प का चयन कीजिए। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न से स्वतंत्र होता है। तो ये किससे स्वतंत्र होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट का, ये इसका आंसर आ जाएगा फ्लक्स में परिवर्तन होता है। उसके बाद में अगला है हमारा सेकंड, लेंज का नियम संबंधित है। तो लेंज का नियम हमारा किससे संबंधित है? तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित है। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा लेंज के नियम से और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा चौथा,
यदि समतल कुंडली में n फेरे हों तो इसका स्वप्रेरित अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये किसके होता है, n2 के या n स्क्वायर के। उसके बाद में नेक्स्ट है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी, तो ये किसने की थी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज तो ये की थी फैराडे ने। तीसरा है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक है, तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा हेनरी। उसके बाद में अगला है, हेनरी मात्रक है, तो हेनरी किसका मात्रक है, तो जो हेनरी है वो प्रेरकत्व का मात्रक है। आठवां है, एक क्षेत्रफल वाली कुंडली चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत रखी है, कुंडली को 180 के कोण से घुमाया जाता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का परिणाम होगा, तो इसमें कितना परिणाम होगा, तो होगा 2BA। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति, जिसमें पहला है, प्रेरित विद्युत वाहक बल में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, तो ये किस में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, चुंबकीय फ्लक्स में। उसके बाद में अगला है हमारा दूसरा, भंवर धाराएं को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाए जाते हैं, तो ट्रांसफार्मर के क्रोड कैसे बनाए जाते हैं, पटलित बनाए जाते हैं। तीसरा है, किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का अंकित मान के बराबर होता है, तो अंकित मान किसके बराबर होता है, स्वप्रेरण के बराबर होता है। चौथा है, एक कुंडली के अंदर लोहे का क्रोड रखने पर उसका स्वप्रेरकत्व कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्या होता है, बंद कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा पांचवा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होती है, तो ये किसके होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के। उसके बाद में अगला है हमारा छठवां क्वेश्चन, तो 6 है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। उसके बाद में सातवां है, जब किसी परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में एक प्रेरित हो जाता है, तो इसमें क्या प्रेरित हो जाता है, विद्युत वाहक बल। आठवां है, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का करता है, तो ये किसका करता है, चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है। नेक्स्ट है नाइन्थ, लेंज का नियम संरक्षण का नियम है, तो ये लेंज का नियम किसके संरक्षण का नियम है, ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। 10वां है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की सहायता से प्रेरित धारा की ज्ञात की जाती है, तो क्या ज्ञात की जाती है, दिशा। उसके बाद में अगला है हमारा 11वां क्वेश्चन, एसआई पद्धति में स्वप्रेरकत्व का मात्रक है, तो स्वप्रेरक का मात्रक क्या है, हेनरी। नेक्स्ट है उसके बाद में 12वां क्वेश्चन, वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर इसका प्रेरकत्व जाता है, तो इसका प्रेरक क्या होता है, बढ़ जाता है। उसके बाद में अगला है 13वां, चुंबकीय फ्लक्स एक राशि है, तो चुंबकीय फ्लक्स एक कैसी है, अदिश राशि है। 14वां है, विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर चिंगारी निकलने का कारण क्या होता है, स्वप्रेरक होता है। उसके बाद में अगला है, एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर दीजिए, जिसका पहला है, स्वप्रेरक का ऐसा ही मात्रक लिखिए, तो स्वप्रेरक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, हेनरी। दूसरा, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक लिखिए, तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वेबर। तीसरा है हमारा, एक कुंडली की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली में फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाती है, उसका स्वप्रेरक कितने गुना हो जाएगा, तो ये कितने गुना हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 2 गुना। नेक्स्ट है चौथा, विद्युत का जड़त्व किसे कहते हैं, तो विद्युत का जड़त्व किसे कहते हैं, स्वप्रेरक को विद्युत का क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। पांचवा है, दो प्रेरक कुंडली के स्वप्रेरकत्व L1/L2 हैं, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य स्वप्रेरकत्व होगा, तो ये कितना होगा, 2L होगा। उसके बाद में अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, तो छठवां क्वेश्चन है, जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है, तो इसकी उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है, तो ये प्रवाहित धारा की दिशा में होता है। सातवां है, प्रेरित धारा का मूल कारण क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। उसके बाद में आठवां क्वेश्चन है, किसी बंद परिपथ में प्रेरित धारा कब उत्पन्न होती है, तो ये कब उत्पन्न होती है, जल परिपथ में बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। 9th है, चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम कब होता है, तो कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के जब केशव समांतर हो। 10वां है, लेंज का नियम किस नियम के अनुकूल है, तो ये किसके है, ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है। उसके बाद में अगला है हमारा 11वां क्वेश्चन, तो 11वां है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका CGS में मात्रक क्या होता है, मैक्सवेल होता है।
अगला है हमारा प्रेरकत्व का मात्रक क्या है, तो प्रेरकत्व का मात्रक क्या है, हेनरी। नेक्स्ट है प्रेरकत्व का विमीय सूत्र क्या है, तो ये Ml2 T-2 A-2। उसके बाद में 14वां है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, तो ये किसने की, फैराडे ने। उसके बाद में 15वां और आखिरी है चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम कब होता है, तो कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के जब लंबवत होता है तब हमारा चुंबकीय फ्लक्स का मान कैसा होता है, अधिकतम होता है। उसके बाद में अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, और इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 7th नंबर का चैप्टर, जो है हमारा प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो 7th चैप्टर का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो ये प्रत्यावर्ती धारा का पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें फर्स्ट है हमारा एलसी परिपथ में धारा का विभवांतर के मध्य का कालांतर होता है, तो इन दोनों के मध्य कितने का कालांतर होता है, 180 डिग्री का। दूसरा है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शिखर मान I0 व आभासी मान IRMS में संबंध है, तो इन दोनों में क्या संबंध है, तो I0 इक्वल टू हमारा क्या होता है, या I0 अपॉन में √2 इक्वल टू होता है IRMS। इसके बाद में अगला है हमारा तीसरा क्वेश्चन, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में कैसी होती है, तो प्राथमिक में कैसी होती है, कम, और द्वितीयक में कैसी होती है, ज़्यादा। चौथा है प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण प्रभाव पर आधारित होते हैं धारा के, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये किसके होते हैं, ऊष्मीय पर आधारित होते हैं। उसके बाद में अगला है हमारा 5वां और लास्ट, एक शुद्ध धारिता परिपथ में धारा आगे बल से कला में वाहक विभव होता है, तो ये कितना होता है, 90 डिग्री। उसके बाद में अगला है सही विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा एक संधारित्र अपने में से गुजर जाने देता है, तो ये अपने में से क्या गुजर जाने देता है, केवल डीसी को। दूसरा, ट्रांसफार्मर क्रोड को निम्न प्रभाव कम करने के लिए पटलित किया जाता है, तो इसका आंसर क्या है, भंवर धारा को। उसके बाद में अगला है तीसरा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एसी जनरेटर। नेक्स्ट चौथा और लास्ट है, भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, तो ये कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसका पहला है हमारा किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर का मान I0 है, एक पूर्ण चक्र में इसका औसत मान कितना होगा, तो कितना होगा, 0। दूसरा है प्रतिघात का SI मात्रक क्या होता है, तो ये होता है ओम। और तीसरा है बाठीन धारा का क्या अर्थ है, तो यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता है तथा परिपथ का प्रतिरोध 0 है, तो परिपथ में धारा तो प्रवाहित होती है, किंतु परिपथ में ऊर्जा क्षय बिल्कुल नहीं होता। परिपथ की इस धारा को बाठीन धारा कहते हैं। चौथा है किस दशा में धारा बाठीन होती है, तो जब पी एवरेज कितना हो जाए, 0 हो जाए। उसके बाद में अगला है सही जोड़ी बनाइए, तो इसका पहला है हमारा प्रेरण प्रतिघात, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेरण प्रतिघात का ये हो जाएगा इसका ओमेगा एल। नेक्स्ट है दूसरा हमारा धारतीय प्रतिघात, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2πfc। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा, तो ये हम लोग ऊपर चलते हैं। थर्ड है हमारा RL परिपथ की प्रतिबाधा, तो RL परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रूट के अंदर R² प्लस XL²। उसके बाद में अगला है हमारा RC परिपथ की प्रतिबाधा, तो RC का क्या होगा, रूट के अंदर R² प्लस XC²। और नेक्स्ट है LCR परिपथ की प्रतिबाधा, तो LCR की प्रतिबाधा क्या होगी, रूट के अंदर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। उसके बाद में अगला है चैप्टर हमारा 7th के बाद में नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 8th, और 8वें नंबर का हमारा चैप्टर है ये 8वां है हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंगे का, तो फर्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो इनमें से हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सा नहीं है, तो ये ध्वनि तरंग हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से सबसे कम आवृत्ति वाली तरंग है, तो इनमें से सबसे कम आवृत्ति वाली तरंग कौन सी है, रेडियो तरंग है। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा, दृश्य प्रकाश के तरंग धैर्य की कोटि है, तो इसकी कोटि क्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा 10⁻⁻⁶ मीटर।
उसके बाद में चौथा है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो इनका वेग होता है 1 में रूट के अंदर म्यू आर और यार। उसके बाद में नेक्स्ट है 5वां, निम्न में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है? तो इनमें से सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका है? किरणें का। 6वां है निम्न में से किसकी आवृत्ति सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है? किरणों की। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिणाम ई तथा चुम्बकीय क्षेत्र के परिणाम बी में संबंध है। तो इनमें क्या संबंध है? तो इसका आंसर आ जाएगा बी बराबर ई से। उसके बाद में अगला है हमारा 8वां, यदि विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत वेक्टर एक्स अक्ष में तथा चुम्बकीय वेक्टर वाई अक्ष में है तो उसकी संरक्षण दिशा होगी। तो इसकी संरक्षण दिशा क्या होगी? तो इसका आंसर आ जाएगा जेड अक्ष। इसके बाद में 9th नंबर का क्वेश्चन है, ओजोन मंडल अवशोषित करता है। तो ओजोन मंडल क्या अवशोषित करता है? तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। 10वां है विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? परस्पर लंबवत होते हैं। 11वां क्वेश्चन है, टेलीविजन नेटवर्क में प्रयुक्त तरंगें होती हैं। तो ये इसमें प्रयुक्त कैसी तरंगें होती हैं? तो ये अल्ट्रा उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगें। उसके बाद में अगला हमारा 12वां, कोहरे में संकेत के रूप में उपयोग की जाने वाली तरंगें हैं। तो यहाँ पे कौन सी तरंगें उपयोग की जाती हैं? अवरक्त तरंगें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा 13 तो ये है धारिता बुक परिपथ में चालन धारा के और चालन धारा IC और विस्थापन धारा ID हो तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा IC = ID। 14वां है अवरक्त किरणों का संसूचन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये पावरोमीटर। उसके बाद में अगला और लास्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा इसका 15, ये तो गायब ही हो गया। तो 15 वाला जो क्वेश्चन था हमारा वो ग्रीन हाउस से रिलेटेड था। तो एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं 8th चैप्टर देख रहे हैं। तो 8वें का हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ ये रहा, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव किसका कारण है? अवरक्त किरणों का। उसके बाद में अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जिसमें हमारा पहला है विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें कैसी होती हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। दूसरा हमारा भूस्थायी उपग्रह का आवर्त काल घंटे होता है। तो ये कितना होता है? 24 घंटे। तीसरा हमारा निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है। तो इसका वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चौथा है पृथ्वी तल से ओजोन परत की ऊंचाई लगभग होती है। तो ये लगभग कितनी है? 30 से 50 किलोमीटर। 5वां है अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी तरंगों का किया जाता है? अवरक्त का। 6वां है पराबैंगनी प्रकाश देने वाले लैंपों के बल्ब के बनाए जाते हैं। तो ये किसके बनाए जाते हैं? क्वार्ट्ज के। उसके बाद में अगला है हमारा 7वां, तो ये है विस्थापन धारा में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। तो ये किसके? समय के साथ विद्युत फ्लक्स के। 8वां है एक्स किरणें द्वारा शरीर का पता लगाया जाता है। तो ये शरीर की टूटी हुई हड्डियों के बारे में पता लगाया जाता है एक्सरे करवा करके। 9th है किसी चालक में स्थायी धारा प्रवाहित करने पर विस्थापन धारा का मान होता है। तो ये कितना होता है? नियत होता है। उसके बाद में अगला है 10वां, रडार प्रणाली में तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? रडार प्रणाली में रडार तरंगों का उपयोग किया जाता है। 11वां है ऊष्मा की संवेदनशीलता किरणों द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो ये कौन सी किरणों द्वारा की जाती है? अवरक्त किरणों द्वारा। 12वां है दूर संचार के लिए तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है? माइक्रो तरंगों का। 13वां है 1 मिलीमीटर में 100 मिलीमीटर तरंग दैर्घ्य वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगों को माइक्रो तरंगें कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 14वां, किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक है। तो जो हमारी गामा किरण है इनकी भेदन क्षमता क्या है? सर्वाधिक। 16वां है निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के वेग का सूत्र है। तो इसका क्या है? C = होता है 1/√के अंदर μ0 और ε0। उसके बाद में अगला है हमारा 17वां, तो ये है विद्युत स्फुलिंग के निकट की गंध निकलती है। तो ये किसकी गंध निकलती है? ओजोन की गंध निकलती है। 18वां है जीवाणु नाशक के रूप में तरंगों का उपयोग होता है। तो किसका होता है? पराबैंगनी किरणों का। 19वां वाला है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक आवृत्ति वाली तरंग है। तो ये कौन सी है?
सर्वाधिक आवृत्ति वाली गामा तरंग है। उसके बाद में 20वां है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संरक्षण के लिए क्या आवश्यकता नहीं है, तो ये किसकी नहीं है, माध्यम की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 9 और 9 चैप्टर है हमारा किरण प्रकाश की। तो इसका पहला है हमारा एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता होती है, तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, कम होती है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है हमारा लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो इसका क्या है, डायोप्टर। तीसरा है एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो ये कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। चौथा है गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी। पांचवा है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से दूरी रखी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा व उल्टा होता है, तो ये क्या होता है, अत्यधिक छोटा व उल्टा होता है। छठवां है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बढ़ने पर कांच का अपवर्तनांक है, तो ये कांच का अपवर्तनांक क्या है, कम होता है। सातवां है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता उसके अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी बढ़ाई जा सकती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, अधिक बढ़ाई जा सकती है। आठवां है परावर्ती दूरदर्शी की विभेदन क्षमता अपवर्ती दूरदर्शी की अपेक्षा होती है, तो कैसी होती है, अधिक होती है। उसके बाद में अगला है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा सही विकल्प में निम्नलिखित में से किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, तो ये किसके लिए होता है, लाल के लिए। दूसरा है एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है, तो ये किसके लिए होती है, तो इसका आंसर आएगा बैंगनी। तीसरा है हीरे की चमक का कारण है, तो हीरे की चमक का क्या कारण है, TIR यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद में अगला है चौथा 200 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस और 25 सेंटीमीटर फोकस वाला उत्तल लेंस संपर्क में रखे संयोजन की फोकस दूरी होगी, तो इनकी फोकस दूरी क्या होगी, -100 सेंटीमीटर। उसके बाद में अगला है पांचवा ट्रक में ड्राइवर की साइड में लगा दर्पण होता है, तो ये कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। उसके बाद में अगला है हमारा छठवां क्वेश्चन, तो छठवां है अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, वस्तु से बड़ा। नेक्स्ट है सातवां प्रकाश के अपवर्तनांक की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती, तो इसका आंसर क्या आएगा, कौन सी राशि नहीं बदलती, तो ये हो जाएगा आवृत्ति। अगला है आठवां प्रिज्म में प्रकाश के प्रवेश करने पर होता है, तो ये क्या होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा विचलन तथा विक्षेपण दोनों होता है। उसके बाद में 9th नंबर का क्वेश्चन है विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, तो विक्षेपण क्षमता किस पर निर्भर करती है, प्रिज्म के पदार्थ पर। उसके बाद में अगला है हमारा 10वां सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, तो ये कैसा होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आभासी व बड़ा। उसके बाद में अगला है 11वां संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से, तो ये कैसी होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा कम होती है। उसके बाद में अगला है 12वां आँख की विभेदन सीमा होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आँख की विभेदन सीमा कितनी होती है, तो 1 मिनट। उसके बाद में नेक्स्ट है किसी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता निर्भर करती है, तो ये किस पर निर्भर करती है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा अभिदर्शक के व्यास पर। उसके बाद में अगला है एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर दीजिए, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा किसी द्रव का क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध क्या होता, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, 1 में साइन सी होता है। उसके बाद में दूसरा है लेंस के लिए यू और वी और एफ में संबंध, तो लेंस के लिए होता है हमारा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा लेंस द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन का सूत्र लिखिए, तो इसका क्या होता है, m बराबर होता है I/o, और I का मतलब है हाइट ऑफ इमेज और O का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, तो ये है उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए जिसका क्रांतिक कोण ये 45 डिग्री है, तो उसका आंसर क्या आएगा हमारा म्यू इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, तो म्यू इक्वल टू होता है 1 में साइन 45 आ जाएगा ये सी की जगह, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये ऊपर जाएगा, तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा √2। अभी जो ये मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये मोबाइल की स्क्रीन पे बता रहा हूँ, तो उस पर रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो ये मोबाइल की स्क्रीन थोड़ी सी छोटी पड़ जाती है, और इस स्क्रीन को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने वेबसाइट दे करके रखी है, वहाँ पे जितनी ज़्यादा आप हमारी हेल्प करोगे उतनी जल्दी हम ये स्क्रीन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो वहाँ पे जैसे ही आप जाओगे तो आपको 500K का एक टारगेट दिखेगा, उसको अचीव कराने में हमारी हेल्प करनी है। तो जितना ज़्यादा आप वहाँ पर जा कर के एड्स वगैरह देखोगे उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा,
वहाँ से हेल्प होगी। उसके बाद में अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बने सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी जबकि प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो ये m इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 2.5। 6 है 10 सेंटीमीटर गहराई वाले बर्तन में कोई द्रव भरा है, तले पर रखे सिक्के की गहराई 8 सेंटीमीटर मापी जाती है, द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा। तो जो द्रव है उसका अपवर्तनांक कितना होगा 1.25 होगा। इस सारे क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको बाद में करा दूंगा कि ये कैसे आया, अगर उधर हमारा वो 500 के हो जाता है तो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा 7th। उत्तल लेंस के द्वारा आभासी प्रतिबिंब किस स्थिति में बनता है। तो उत्तल लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु लेंस के प्रकाशित केंद्र व फोकस के बीच रखी हो। अगला है 8वां, स्नेल्स का नियम लिखिए। तो स्नेल्स का नियम क्या है, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है 9th, लेंस की क्षमता तथा उसकी फोकस दूरी में संबंध लिखिए। तो ये हमारा क्या होता है, तो P इक्वल टू होता है यानी लेंस की क्षमता पावर इक्वल टू होता है 1 अपॉन में F। अगला है हमारा 10वां, गोलीय दर्पण का सूत्र लिखिए। तो दर्पण कोई सा भी हो उसका सूत्र होता है 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। उसके बाद में अगला है 11वां, सूक्ष्मदर्शी में बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, आभासी तथा वस्तु से बड़ा होता है। उसके बाद में अगला है हमारा अवतल दर्पण का एक उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण का एक उपयोग कहाँ होता है, दाढ़ी बनाने में। नेक्स्ट है 13वां, लेंस की किसी द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या प्रभाव पड़ता है, तो लेंस को किसी द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है 14वां, प्राथमिक इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण जल की बूंदों द्वारा व सूर्य की किरणों के 2 अपवर्तन तथा एक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण बनता है। उसके बाद में अगला है हमारा 15वां क्वेश्चन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ती है। तो आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए μ0 का मान u0 का मान कम होना चाहिए, या फिर f0 का मान कम होना चाहिए, या फिर v0 का मान अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट है 16वां, मानव नेत्र में सिलेरी मसल्स का क्या कार्य है। तो ये सिलेरी मसल्स तनाव को बदलकर नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदली जाती है। नेक्स्ट है 17, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखिए। तो F इक्वल टू क्या होता है हमारा R अपॉन में 2। उसके बाद में अगला है सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी का पहला क्वेश्चन है हमारा अपवर्तनांक। तो जो ये हमारा अपवर्तनांक है वो जाकर के हमारा किसको मिलेगा, वास्तविक गहराई या फिर आभासी गहराई को। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड है इसका हमारा स्नेल्स का नियम। तो स्नेल्स का नियम हमारा क्या होगा, तो ये क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद में अगला है हमारा आभासी व छोटा प्रतिबिंब। तो आभासी व छोटा प्रतिबिंब किसके कारण बनता है, अवतल लेंस के। उसके बाद में अगला है हमारा आभासी व बड़ा प्रतिबिंब। तो आभासी व बड़ा प्रतिबिंब उत्तल लेंस के कारण बनता है। नेक्स्ट है 5वां हमारा डायोप्टर। तो डायोप्टर क्या होता है, लेंस की क्षमता है। 6वां है बैगनी रंग का प्रकाश। तो बैगनी रंग का प्रकाश हमारा प्रिज्म द्वारा अधिकतम विचलन से होता है। उसके बाद में अगला है हमारा लाल रंग का प्रकाश। तो लाल रंग का प्रकाश हमारा कांच में अधिकतम चाल के द्वारा होता है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर आपको ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चनों को आप जितनी बार देखोगे ये उतना ज़्यादा और उतना जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो इसको आपको बार बार देखना है जिससे कि आपको सारा क्या हो जाए, याद हो जाए। आपको इसको देखते देखते क्या करना है, सारी चीज़ों को जैसे आप 1-2 बार देखोगे सुनोगे तो ये आपको जल्दी क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। उसके बाद में अगला चैप्टर है हमारा 10 जिसका नाम है तरंग प्रकाश की। तो इसका पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और इसका पहला क्वेश्चन है ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। दूसरा है श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने की घटना है। तो ये किसका है, व्यतिकरण की घटना है। तीसरा है तरंग संचरण के दौरान समान कला में दोलन करते बिंदु पथ को कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, तरंगार्घ कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा चौथा, बिंदु स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगार्घ होता है। तो ये कैसा होता है, गोलीय होता है। उसके बाद में अगला है हमारा 5वां, तरंग स्रोत के प्रेक्षण से दूर जाने के कारण तरंग धैर्य में वृद्धि को कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिरक्त विस्थापक या रेडशिफ्ट। 6वां है हमारा
प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बढ़ने पर प्रकाश के यंत्र की विभेदन क्षमता जाती है, तो ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। 7वां है व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों की आवृत्ति होनी चाहिए, तो ये कैसी होनी चाहिए, अध्रुवीय। उसके बाद में 8वां है हमारा साधारण बल्ब से प्राप्त प्रकाश होता है, तो साधारण बल्ब से प्राप्त प्रकाश कैसा होता है, ये हमारा समतल होता है। नेक्स्ट है अनंत पर स्थित प्रकाश स्रोत का तरंगार्घ होता है, तो सॉरी इसका मान होता है हमारा समतल, और साधारण बल्ब से प्राप्त प्रकाश हमारा कैसा होता है, तो ये हमारा अध्रुवीय होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सही विकल्प का चयन कीजिए, तो इसमें हमारा पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन है तरंगें एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऊर्जा। दूसरा व्यतिकरण होता है, तो व्यतिकरण कैसा होता है, अनुदैर्घ्य तरंगों में और अनुप्रस्थ तरंगों में। तीसरा फ्रेनेल की दूरी है, तो इसकी दूरी क्या है, a² लैम्डा। उसके बाद में अगला है एक वाक्य व एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो पहला है द्विस्लिट व्यतिकरण की घटना में फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई कितनी होती है, तो ये इसकी कोणीय चौड़ाई थीटा बराबर क्या हो जाता है, b/d। उसके बाद में अगला है हमारा दूसरा एकल स्लिट विवर्तन की घटना में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कितनी होती है, तो इसका होता है हमारा साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस λ/a, या फिर थीटा इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस λ/a। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन एकल स्लिट विवर्तन की घटना में स्लिट का आकार बढ़ने पर केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्या होता है, स्लिट की चौड़ाई बढ़ाने पर केंद्रीय उच्चिष्ट का फैलाव घटता है। नेक्स्ट है चौथा समान तीव्रता की दो कला संबंध तरंगें अध्यारोपित होती हैं, तो व्यतिकरण पैटर्न के उच्चिष्ट की तीव्रता कितनी होगी, तो ये कितनी होगी, अधिकतम। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पांचवा समान तीव्रता की दो कला असंबंध तरंगें अध्यारोपित होती हैं, तो परिणामी तीव्रता कितनी होती है, तो ये कितनी होती है, न्यूनतम। उसके बाद में अगला है सही जोड़ी बनाओ, तो पहला है हमारा प्रकाश का कणिका, तो इसका आंसर क्या आएगा, न्यूटन। दूसरा हमारा संपोषी व्यतिकरण, तो ये आएगा समान कला। तीसरा प्रकाश का सरल रेखीय मार्ग में विचरण, तो इसका आंसर आ जाएगा विवर्तन। और नेक्स्ट हमारा समतल तरंगार्घ, तो इसका हो जाएगा अनंत पर प्रकाश स्रोत। और इसके बाद में ये 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको करना है, अगर आप कमेंट करके हमको बताते हो तो ये भी हम आपको बता देंगे और समझा देंगे। उसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, और अगला चैप्टर है हमारा 11th नंबर का, और 11वां चैप्टर हमारा क्या है, विकिरण एवं द्रव की द्वैत प्रकृति। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और फर्स्ट ही है हमारा प्रकाश द्विध्रुव प्रभाव से प्रकाश ऊर्जा का ऊर्जा में स्थानांतरण होता है, तो ये किसमें, विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद में दूसरा विकिरण की प्रकृति होती है, तो विकिरण की प्रकृति कैसी होती है, द्वैत प्रकृति होती है। नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा तीसरा, तो तीसरा है द्रव्य तरंगों का प्रदर्शन प्रयोग द्वारा किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, डेविसन जर्मन द्वारा। नेक्स्ट है चौथा प्रकाश द्वैत प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम ने की, तो सर्वप्रथम किसने की थी, आइंस्टीन ने की थी। इसके बाद में अगला है हमारा पांचवा फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 होता है। छठवां है धातु के तल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। सातवां है प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की के साथ रैखिक रूप से परिवर्तित होती है, तो ये क्या आएगा, आवृत्ति। नेक्स्ट है आठवां प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की के अनुक्रमानुपाती होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तीव्रता। नेक्स्ट है 9th आवृत्ति के फोटोन का संवेग p होता है, तो ये क्या होता है, h/λ। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 10वां आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण k बराबर hv होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, तो k बराबर hv माइनस hv0 होता है। नेक्स्ट है 11वां फोटोन विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता, क्योंकि फोटोन है, तो फोटोन एक क्या है हमारा, पदार्थिक कण नहीं है। उसके बाद में 12वां क्वेश्चन है यदि m द्रव्यमान एवं e आवेश के इलेक्ट्रॉनों को v विभव से त्वरित किया जाता है, तो इससे संबंधित तरंगों का तरंग दैर्घ्य होगी, तो ये कितना होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू h/mv। नेक्स्ट है 13वां प्रकाश विद्युत उत्सर्जन बिना किसी काल पश्चात के एक प्रक्रिया है, तो ये किसका, भौतिक प्रक्रिया है। उसके बाद में अगला है सही विकल्प का चयन कीजिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा एक प्रकाश स्रोत से प्रकाश निम्न रूप से निकलता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अल्फा कट से।
उसके बाद में दूसरा है हमारा, एक फोटोन की ऊर्जा निम्न रूप से दी जाती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, hv। तीसरा है इलेक्ट्रॉन से संबंधित पदार्थ तरंग, तो इसका आंसर क्या आएगा, आकाश में एक निश्चित क्षेत्र में विभिन्न तरंग दैर्ध्य के रूप में विस्तृत होती है। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, निम्नलिखित में से प्रकाश विद्युत धारा निर्भर नहीं करती, तो ये किस पर निर्भर नहीं करती, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पांचवा, तो पांचवा है निरोधी विभव इलेक्ट्रॉन से संबंधित किस भौतिक राशि की मापन करता है, तो ये किसकी मापन करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आवेश। नेक्स्ट है छठवां, तो यह निम्नलिखित में से किस घटना की व्याख्या प्रकाश की तरंग प्रकृति से की जा सकती है, तो ये प्रकाश के व्यतिकरण की। उसके बाद में अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7th, तो 7th है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज की थी, तो ये तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर आ जाएगा डी ब्रॉगली। आठवां, 150 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग की तरंग दैर्ध्य होती है, तो ये कितनी होती है, 1 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है 9th, एक फोटोन का संवेग है, तो इससे संबंधित तरंग की तरंग दैर्ध्य होगी, तो ये कितनी होगी, h/λ। उसके बाद में अगला है हमारा 10वां, तो 10वां क्वेश्चन है हमारा, प्लांक नियतांक का मान होता है, तो प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है हमारा 6.67 × 10⁻34 जूल सेकेंड। उसके बाद में अगला है हमारा 11वां, तो जो 11वां क्वेश्चन है वो है, किसी धातु ठंडे कैथोड से इलेक्ट्रोड उत्सर्जन के लिए आवश्यक प्रबल विद्युत क्षेत्र की कोटि होती है, तो ये कितनी होती है, 10⁻6 वोल्ट पर मीटर होती है। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, इसके बाद में अगला, तो अगला चैप्टर 12वां चैप्टर है, जो कि है हमारा परमाणु। तो इसका पहला क्वेश्चन है परमाणु का हमारा, परमाणु स्वयं में होते हैं, तो जो हमारे परमाणु होते हैं वो स्वयं में कैसे होते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा कि परमाणु स्वयं में कैसे होते हैं, तो ये हमारे उदासीन होते हैं, ना तो हमारे कैसे होते हैं धनावेश और ना ही कैसे होते हैं ऋणावेश। दूसरा है परमाणु का पहला मॉडल था, तो परमाणु का पहला मॉडल कौन सा था, प्लम पुडिंग मॉडल था। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा तीसरा, परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने दिया था, तो परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने दिया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, जब कोई अल्फा कण नाभिकी के समीप आता है तो वह प्रकीर्णन हो जाता है, क्योंकि, तो क्यों हो जाता है, धनावेश होने के कारण। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, जब कोई अल्फा कण नाभिक के समीप आता है तो वह प्रकीर्णन हो जाता है, क्योंकि, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, क्यों हो जाता है, विद्युत बल के कारण। नेक्स्ट है अल्फा कण है, तो अल्फा कण क्या है, तो ये एक हीलियम परमाणु का नाभिक है। उसके बाद में नेक्स्ट है नाभिक की खोज करता है, तो नाभिक की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर आ जाएगा जे टॉमसन ने। नेक्स्ट है आठवां, हाइड्रोजन वर्ण क्रम की बामर श्रेणी विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग में होती है, तो ये किस भाग में होती है, तो ये है दृश्य प्रकाश। नेक्स्ट है 9th, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होता है, तो ये कितना होता है, h/2π। उसके बाद में अगला है 10वां, अल्फा कण की प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कण का पथ होता है, तो ये कैसा होता है, अतिपरवलयाकार। उसके बाद में अगला है 11वां, इलेक्ट्रॉन की चाल अधिकतम होती है, तो ये कितनी होती है, प्रथम कक्षा में। उसके बाद में अगला है सही जोड़ी बनाइए, तो इस सही जोड़ी में हमारा पहला है लाइमन श्रेणी, तो जो लाइमन श्रेणी है वो होती है हमारी 950 से लेकर के 910 से लेकर के 1215 एंगस्ट्रॉम तक। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा बामर श्रेणी, तो बामर श्रेणी होती है 3648 से लेकर के 6563 तक। उसके बाद में नेक्स्ट है पाश्चन श्रेणी, तो ये होती है हमारी 8107 से लेकर के 18751 तक। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, तो ये है ब्रैकेट श्रेणी, तो जो ब्रैकेट श्रेणी है ये हमारी होती है ब्रैकेट श्रेणी का मान होता है हमारा 14516 से लेकर के 10500 तक एंगस्ट्रॉम होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें फ्रुंड श्रेणी, तो इसका मान होता है हमारा फ्रुंड श्रेणी का 22700 से लेकर के 74000 तक। उसके बाद में अगला मैच द कॉलम है हमारा लाइमन श्रेणी, तो लाइमन श्रेणी हमारा कौन सा है, परावैग्निक किरण है। दूसरा है हमारा बामर श्रेणी, तो बामर श्रेणी हमारा कैसा है, दृश्य क्षेत्र है। तीसरा है पाश्चन श्रेणी, तो ये हमारा कैसा है, अवरक्त क्षेत्र है। चौथा है हमारा ब्रेकर श्रेणी, तो ये हमारा कैसा है, दूर अवरक्त क्षेत्र है। पांचवा फ्रुंड श्रेणी, तो ये कैसा है, अति दूर अवरक्त क्षेत्र है।
उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा अगला चैप्टर। तो अगला चैप्टर है हमारा इसके बाद में एटम के बाद में नेक्स्ट है हमारा नाभिक यानी न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई का हमारा पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें पहला विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से त्वरित नहीं करता। तो ये किसको त्वरित नहीं करता? न्यूट्रॉन को। दूसरा, परमाणु के नाभिक में आवश्यक होता है। तो इसमें क्या आवश्यक होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ये पॉजिट्रॉन आवश्यक होता है। नेक्स्ट है तीसरा, न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो ये किसने की थी न्यूट्रॉन की खोज? तो इसका आंसर आ जाएगा चैडविक ने। उसके बाद में अगला है नाभिक अभिक्रिया में संरक्षित राशियां होती हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्या होती हैं? तो ये रेखीय संवेग, कुल आवेश और कोणीय संवेग यानी उपरोक्त सभी। उसके बाद में अगला है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें हमारा पहला है सही विकल्प में, तो ये हाइड्रोजन नाभिक। तो ये जाकर के हमारा मैच करेगा इलेक्ट्रॉन को। दूसरा उदासीन कण, तो जो उदासीन कण है ये हमारा जाकर के मैच करेगा प्रोटॉन को। नेक्स्ट है बीटा कण, तो जो बीटा कण है ये हमारा जाकर के मैच करेगा न्यूट्रॉन को। और तीसरा हमारा एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तो ये हमारा जाकर के मैच करेगा न्यूट्रॉन को। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा गामा किरणें, तो गामा किरण हमारा जाकर के मैच करेगा फोटोन को। उसके बाद में अगला है हमारा सेकंड मैच द कॉलम है। तो इसमें पहला हमारा एक फर्मी मीटर, तो एक फर्मी मीटर जाकर के हमारा मैच करेगा ये हो जाएगा 1 × 10⁻15। नेक्स्ट नाभिकीय घनत्व किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो ये जाकर के हमारा मैच करेगा 3 × 10⁻17। उसके बाद में दूसरा है हमारा तीसरा है न्यूक्लियनों की संख्या प्रति मीटर क्यूब में, तो ये होती है हमारी 1.8 × 10⁻44। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चौथा, तो चौथा 1 ग्राम क्षति की ऊर्जा जूल में, तो ये होता है हमारा 9 × 10⁻13। और उसके बाद में सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा जूल में, तो ये होगा 4 × 10⁻17। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इसके बाद में 14 चैप्टर, और ये हमारा लास्ट चैप्टर है जो है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और पहला रिक्त स्थान है हमारा इसका अशुद्धि रहित चालक के अर्धचालक कहते हैं। तो इसको अर्धचालक को क्या कहते हैं? निंज अर्धचालक कहते हैं। दूसरा, निंद अर्धचालक में परमाणुओं की अपमिश्रण करके n प्रकार के अर्धचालक प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? पंच संयोजी परमाणुओं का अपमिश्रण करके। तीसरा है नैंड गेट में एंड गेट के साथ गेट होता है। तो एंड गेट के साथ में कौन सा होता है? नॉट गेट होता है। चौथा है सभी गेट संख्याओं पर आधारित हैं। तो सभी गेट कौन सी संख्याओं पर आधारित हैं? बाइनरी संख्या के ऊपर आधारित है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सही विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा पी प्रकाश के अर्धचालक में बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक क्रमशः होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? होल जो है वो हमारे कैसे होते हैं? बहुसंख्यक, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं? अल्पसंख्यक होते हैं। दूसरा हमारा अर्धचालक के ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता होती है। तो इनकी चालकता क्या है? बढ़ती है। तीसरा है पीएन संधि डायोड में अवक्षय पर्त की मोटाई लगभग होती है। तो ये लगभग कितनी होती है? 10⁻⁻6। नेक्स्ट है जब पीएन संधि डायोड पर अग्रदिशिक बायस अनुप्रस्थ किया जाता है तब यह क्या काम करता है? तो ये विभव रोधक कम कर देता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है हमारा एक शब्द और एक वाक्य वाला, ओ के ताप पर निंज अर्धचालक किस प्रकार का व्यवहार डालता है? तो ये डालता है अतिचालक का। दूसरा है एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक आवेश वाहक बताइए। तो इसका आंसर क्या आएगा? होल और इलेक्ट्रॉन। होल जो होते हैं वो बहुसंख्यक होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अल्पसंख्यक होते हैं। तीसरा हमारा पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक आवेश बताइए। तो इसमें हमारा क्या होगा? बहुसंख्यक हो जाएंगे होल और अल्पसंख्यक हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। जो पी प्रकार का होता है इसमें होल बहुसंख्यक होते हैं, और जो एन प्रकार का होता है उसमें हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं। चौथा है नैंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक लिखिए। तो नैंड गेट के लिए हमारा क्या हो जाएगा? नैंड गेट के लिए जो हमारा एंड का उल्टा हो जाएगा, और एंड गेट होता है हमारा A.B। तो नैंड गेट हो जाएगा A.B का बार। नेक्स्ट है दिष्टकारी का कार्य कौन सी अर्धचालक युक्ति करती है? तो ये कौन सी करती है? पीएन संधि डायोड। छठवां, किस प्रकार के गेट में केवल एक ही इनपुट होता है? तो ये कौन सा है? नॉट गेट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सातवां,
तो सातवां, किस प्रकार की अभिनीति में अर्धचालक डायोड का प्रतिरोधक बहुत अधिक होता है? तो किसमें? उत्क्रमण अभिनीति में। नेक्स्ट 8वां, किस गेट को इन्वर्टर गेट बोलते हैं? तो नॉट गेट को। उसके बाद में अगला है, पी प्रकार का अर्धचालक कैसे बनते हैं? तो पी प्रकार के अर्धचालक को हम लोग क्या करते हैं, इसमें अशुद्धि मिलाते हैं जो त्रिण संयोजी होता है, जैसे बोरोज, इंडियम आदि। उसके बाद में नेक्स्ट है 10वां, अर्धचालक का वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? तो इसका कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद में नेक्स्ट 11वां, सार्वत्रिक गेट कौन सा है, इसका नाम लिखिए। तो सार्वत्रिक गेट कौन से होते हैं? नॉर और नैंड गेट कैसे होते हैं? हमारे सार्वत्रिक गेट होते हैं। तो ये हमारी क्वेश्चन बैंक की PDF है, और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे और हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, तो जब भी आप वेबसाइट के ऊपर जाएं तो 500K का टारगेट आपको ध्यान रखना है। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।